हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सीए जोन में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज मॉडल पेपर्स आपको दे रहे हैं। तो इससे पहले हमने हिस्ट्री का मॉडल पेपर दिया था और आज हम यहाँ पे पॉलिटी का टॉप 50 पूरा निचोड़ पॉलिटी में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो टॉप 50 से थ्रू आपको यहाँ पे करवाने की कोशिश की है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये ई बुक का सजेशन दूंगा। अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस में रीजनिंग, करंट अफेयर्स, मेंटल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, कॉमर्शियल मैथ्स और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जैसे सब्जेक्ट्स अगर मेंशनड हैं, बेसिक कंप्यूटर अगर मेंशनड है, तो ये जो है कंप्यूटर की ये सारी ई बुक मतलब आपको 70 रुपीज़ में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लिंक को चेक करके और अपना यहाँ पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, इस ई बुक को ले सकते हो। यहाँ पे 2 मास्टर वीडियोस भी आपको मिलेंगे जिसमें क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा। हर एक पैटर्न कवर है, पूरा निचोड़ आपको इसमें मिल जाएगा। मात्र 1 से 2 दिन में आप सारा का सारा रीजनिंग का और एप्टीट्यूड का कवर कर सकते हो और कंप्यूटर भी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप यहाँ पे ले सकते हो और फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फंडामेंटल राइट्स हैव बीन टेकन फ्रॉम। तो किस कंट्री के संविधान से हमने अपने भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट लिया है? ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया या फिर जर्मनी? करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, अमेरिका। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात आए तो रशिया आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी भी इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं, ये हमने किस देश के संविधान से लिया है? करेक्ट आंसर आपका बनेगा आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, जो हमारा पार्ट 20 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किस चीज़ के बारे में बात करता है? यूनियन एंड टेरिटरीज, लैंग्वेजेस, मिसलीनियस या अमेंडमेंट? तो पार्ट 20 जो है वो अमेंडमेंट के बारे में बात करता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। ध्यान रखेंगे सारे के सारे पार्ट आपको याद होने चाहिए। टोटल 22 पार्ट्स हैं, ये भी पता होना चाहिए। सिटीजनशिप की अगर हम बात करें तो किस पार्ट में या किस भाग में, हमारे भारतीय संविधान के किस भाग में सिटीजनशिप की बात कही गई है? नागरिकता की बात। तो आप कहेंगे सर ये बात हमने ऑप्शन डी दैट इज पार्ट 2 में की है, भाग 2 में सिटीजनशिप की बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिटीजनशिप के ही से ही रिलेटेड है आपका कि सिटीजनशिप हम कितने तरीके से हम जो है गेन कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई फॉरेनर है और सिटीजनशिप जो है इंडिया की गेन करना चाहता है या किसी अदर कंट्री का है, इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो गेन करना चाहता है, तो कितने तरीके हैं उसके पास? तो यहाँ पर याद रखेंगे 5 तरीके हैं। ठीक है, बाय बर्थ हुआ और टेरिटरी का जब वहाँ पे हुआ, बाय डिसेंट हुआ, और ये 5 तरीके आपको याद होने चाहिए और पिछली हमने क्लासेस में कवर भी कर रखे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेड्यूल 7 टॉक्स अबाउट। टोटल 12 शेड्यूल्स है हमारे पास, लेकिन 7th शेड्यूल किसकी बात करता है? तो आप कहोगे सर 7th शेड्यूल सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करता है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और हमारे पास कॉन्करेंट लिस्ट, 3 लिस्ट है हमारे पास जिसमें अलग अलग पावर्स अलग अलग दी हुई हैं शेड्यूल 7 में। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा है शेड्यूल 10 डील्स विद एंटी डिफेक्शन लॉ और रिलीजन, एंटी टेररिज्म या फिर म्यूनिसिपैलिटी। थोड़ा सा ध्यान से हमेशा क्वेश्चन को पढ़ के करेंगे, भले ही आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए लगे कि हाँ मेरे को तो ये क्वेश्चन आता है, बट स्टिल आप ऑप्शंस ध्यान से पढ़ेंगे और तब लगाएंगे। ओवर एक्साइटेड होके पेपर को नहीं करना है, चाहे पेपर हल्का आए चाहे पेपर भारी आए, आपको एक मत रहना है, बस बी नॉर्मल। पूरा फोकस आपका होना चाहिए कि हमको सिलेक्शन लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सही करने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ शेड्यूल 10। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 11th शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट्स मेंशन्ड हैं? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें पंचायती राज है या म्यूनिसिपैलिटी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा शेड्यूल 11 है उसमें कितने 29 सब्जेक्ट्स मेंशन्ड हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और शेड्यूल 12 में 18। ओके, ये भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट की अगर बात करा जाए तो फर्स्ट अमेंडमेंट जो है वो कब हुआ था? 1920, 1956,
15 या फिर 1951। फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था आपसे ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो फर्स्ट अमेंडमेंट आपका हुआ था ऑप्शन डी 1951 में। ठीक है, किस चीज़ से रिलेटेड है वो आगे क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर आपको पता है तो वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। 86th अमेंडमेंट जो है वो आपका किस चीज़ से रिलेटेड है? एजुकेशन से, वोटिंग एज से, एंटी डिफेक्शन लॉ से, या फिर सिटीजनशिप से। 86th अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए एजुकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 61st अमेंडमेंट ने जो है वो वोटिंग एज को चेंज किया था, बट कैसे चेंज किया था, क्या चेंज हुआ था? 21 से 18 कर दिया था या 18 से 21? 16 से 19 कर दिया था या फिर 18 से 24? बढ़ा दिया था या घटा दिया था? ये अगर आपको पता है तो आपके कई सारे ऑप्शंस जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, सारे के सारे। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि घटा दिया गया था भाई, 21 से 18 कर दिया गया था। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 61st अमेंडमेंट हमारा क्या किया था इसने? 21 साल से 18 साल की उम्र कर दी थी कि अगर आप 18 साल के हैं तो वोट आप कर सकते हो। ठीक है, यू हैव अ राइट टू वोट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स डू द स्टेट लिस्ट हैव? हमने भी बात करी शेड्यूल 7 में हमारे पास 3 लिस्ट है, उसमें से जो एक लिस्ट है आपका स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट के पास कितने सब्जेक्ट्स हैं? 60, 61, 100 या फिर 97? तो ध्यान रखेंगे स्टेट लिस्ट में हमारे ऑप्शन नंबर बी 61 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जीएसटी। जीएसटी के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भैया ये बताइए, जीएसटी केम विद विच अमेंडमेंट एक्ट? किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जीएसटी की बात जो है वो आई? 101, 100, 102 या फिर 103? सो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपका बनेगा ऑप्शन ए 101 अमेंडमेंट एक्ट से जीएसटी के बारे में बात की गई थी 2017 1 जनवरी, ये भी याद रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। जीएसटी काउंसिल कम्स अंडर विच आर्टिकल? तो यहाँ पे जीएसटी काउंसिल का आर्टिकल पूछ लिया गया है। इसके अगर हेड या चेयरपर्सन की बात करेंगे तो जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वही यहाँ पे हेड या चेयरपर्सन होता है जीएसटी काउंसिल का। और ये अगर हम बात करें कि किस आर्टिकल के तहत, तो 279A आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 17 डील्स विद। तो आर्टिकल 17 किस चीज़ के बारे में बात करता है? बहुत आसान सा और बहुत ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी या एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? आप कहोगे सर ये एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, आर्टिकल 21A किस चीज़ से डील करता है? लाइफ से, प्राइवेसी से, मैरिज से या फिर एजुकेशन से? तो आप कहोगे सर आर्टिकल 21A हमारा डील करता है एजुकेशन से। हमारा राइट टू एजुकेशन इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी 21A ध्यान रखेंगे, एजुकेशन से डील करता है। आर्टिकल 61 डील्स विद, कई बार करवाया ये भी क्वेश्चन, सभी को पता होगा कि सर ये तो आप बहुत बार करवा चुके हो, प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट से रिलेटेड है आर्टिकल 61। ये भी बहुत बार करवा चुका हूँ इमरजेंसी के बारे में। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, तीनों के तीनों आर्टिकल आपको इमरजेंसी की जो है वो रटे होने चाहिए। 52 जो है वो आपका नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, 352। अगर हम 356 की बात करें तो स्टेट इमरजेंसी की बात करता है, और अगर हम 360 की बात करें तो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है, भूलना नहीं है भाई। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, जितना आप पढ़ोगे, जितना आप चीज़ों को रिवाइज़ करोगे, उतना ही आपको जो चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में बसी रहेंगी और आप भूलोगे नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैराथन क्लासेस आप सर्च करो हमारी, मैराथन क्लासेस बाय 24/7 सी जोन, बहुत सारी क्लासेस आ जाएंगी। या फिर आप सर्च कर सकते हो मॉडल पेपर्स स्पेस बाय स्पेस 24/7 सी जोन, तब भी कई सारे मॉडल पेपर्स आ जाएंगे, तो उनको आप पूरी तरीके से कंप्लीट करिए। आगे बढ़ते हैं हम। फिलहाल के लिए आर्टिकल 148 आपसे पूछ रहा है कि किस चीज़ से डील करता है? CAG, कैग, एस्टीमेट कमेटी, AGI या फिर प्रेसिडेंट? तो आप कहोगे सर ये आर्टिकल 148 जो है ना ये कैग से जो है वो डील करता है। ठीक है, कैग के बारे में बात करता है कि देयर शुड बी अ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं हम। आर्टिकल 76 जो है वो किस चीज़ के बारे में बात करता है? CJI, AGI और प्रेसिडेंट या फिर चीफ मिनिस्टर? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन
बी दैट इज़ AGI, ओके, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं, हु होल्ड्स द ऑफिस इफ़ प्रेसिडेंट रिजाइंस, अगर प्रेसिडेंट जो है वो रिज़ाइन कर दे तो उसकी जगह पे कौन कार्यभार संभालता है? CM, DM, PM या फिर VP, मतलब चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर आपका PM, प्राइम मिनिस्टर, या फिर आपका जो ये होता है, अगर हम इसमें बात करें करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन डी, VP, दैट इज़ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट जब रिज़ाइन करता है तो वाइस प्रेसिडेंट उस पद को संभालता है जब तक जो प्रेसिडेंट का पद है उसके लिए कोई अप्रोप्रिएट पर्सन चुन नहीं लिया जाता, ठीक है, इलेक्ट नहीं कर लिया जाता। नेक्स्ट हम चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे आपसे पूछ रहा है कि भैया बस इतना सा बता दो कि कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं, संविधान दिवस हम कब मनाते हैं। ठीक है, 26 तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस में है, बट करेक्ट ऑप्शन आपका क्या बनेगा? करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ 26 नवंबर। ओके, अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ, कब साइन किया गया, कब फाइनली इम्प्लीमेंट हुआ, ये 2-3 डेट आप याद ज़रूर रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग वाली है इसलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज प्रेजेंटेड बाय, तो किसके द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रेजेंट किया गया था? ये करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में से जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन ड्राफ्टिंग कमिटी, तो जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी, जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी उसमें कितने मेंबर्स थे? 18 to 89, 15 या फिर 7? ध्यान रखना है आपको, 7 मेंबर्स थे उसमें, और सातों मेंबर्स के नाम आपको पता होना चाहिए। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें बोलेगा कि इसमें से कौन सा ड्राफ्टिंग कमीशन का मेंबर नहीं था। ठीक है, तो ये आपको जब ध्यान रहेगा कि 7 मेंबर्स वो कौन थे, तो आप आसानी से जा सकते हो अपने आंसर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें ना तो ये 6 है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे पास 11 है, 11। ठीक है, राइट्स हमारे पास 6 है और ड्यूटीज़ 11 है। जब भी मैं ये क्वेश्चन कराता हूँ तो दोनों ही चीज़ बताता हूँ। आगे बढ़ते हैं, हाउ मैनी पार्ट्स वी हैव इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ईजी सा क्वेश्चन है ये तो, है ना, कितने कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पार्ट है? तो टोटल 22 पार्ट हैं, 22 भाग हैं। अगर आपने क्वेश्चन करे हैं तो आप डेफिनेटली ये जो है इन क्वेश्चंस का आंसर कर पाओगे अगर आपने क्लास करी है तो। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 22 पार्ट्स हैं, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। CJI जो है किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? तो CJI प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन और प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स दिए हैं कि भैया अगर प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं आप तो 35 साल की उम्र होनी चाहिए, आप जो है सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए, और आपके पास क्वालिफाइड होना चाहिए कि इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि आप इलेक्शन जो है फॉर इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, तो यहाँ पे सभी ऑप्शन करेक्ट हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जज। अब देखो इसमें भी 2 क्वेश्चन बनते हैं कि हाई कोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट जज। तो हाई कोर्ट जज जब पूछेगा ना तो आपका 62 आंसर बन जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जज जब पूछेगा तो आपका 65 आंसर बनेगा। तो ये डिफरेंस भी आप याद रखेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए आने वाला जो क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमिश्नर लेकिन फर्स्ट पूछा है, तो राजीव कुमार, सुकुमार सेन, HJ कानिया, हीरालाल जे कानिया, या फिर कुमार श्रीनिवासन। तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ सुकुमार सेन पहले इलेक्शन कमिश्नर थे। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, हु इज़ द प्रेजेंट विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो पहले जो अभी जो प्रेजेंट में विजिलेंस कमिश्नर हैं वो कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो रेशियो ऑफ नेशनल फ्लैग, तो रेशियो ऑफ नेशनल फ्लैग जो है वो 3:2 और बहुत सारे दिए हुए। करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन डी, 3:2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इंडियन फ्लैग फर्स्ट अडॉप्टेड ऑन, कब अडॉप्ट किया गया इंडियन फ्लैग को? तो आप कहेंगे 1947 में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा, जुलाई का महीना था, ये भी याद रखेंगे। नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इंक्लूडिंग CJI,
अब देखो यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि सीजीआई को इंक्लूड करके, तो यहाँ पे आप लगा देना 34 जजेस होते हैं, 33 + 1 का कॉन्सेप्ट होता है, मतलब 33 जजेस + 1 जो है आपका सीजीआई, तो टोटल 34 जजेस होते हैं, याद रखेंगे। गवर्नर के रिलेटेड यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, बताइए कौन सा इसमें करेक्ट है। तो मिनिमम एज 35 होनी चाहिए अपॉइंटमेंट के दौरान, सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, और गवर्नर कैन हैंडल 2 स्टेट्स टुगेदर, 2 स्टेट का गवर्नर ये एक पर्सन रह सकता है। ये सभी के सभी ऑप्शन सही हैं, ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हम आगे बढ़ते हैं। केशवानंद भारती केस इज़ रिलेटेड टू, तो केशवानंद भारती केस किस चीज़ से रिलेटेड है, तो अब ध्यान रखना है आपको कि केशवानंद भारती केस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के मूल जो ढांचा है उसके बारे में बात करता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड इन 1936, या आप कह सकते हो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एडवाइज़र कौन थे, तो यही थे, कौन, BN राव ही थे। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन टेक्स हाउ मैनी डेज टू कंप्लीट, तो ध्यान रखना है आपको 2 साल 11 महीने और 18 दिन लिए थे कॉन्स्टिट्यूशन ने को तैयार होने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब इस क्वेश्चन में भी बहुत डाउट रहता है। देखो जब फर्स्ट चेयरमैन पूछेगा ना ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो आप इसमें चुपचाप सच्चिदानंद सिन्हा लगाना, लेकिन जब फर्स्ट परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूछेगा तो चुपचाप राजेंद्र प्रसाद लगा देना, बस, ठीक है। बस इतना याद रखना है। बाई विच आर्टिकल अ पर्सन कैन हैव राइट टू प्राइवेसी, इसमें से किस आर्टिकल से पर्सन जो है वो राइट टू प्राइवेसी ले सकता है, ये आप बताएंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 21 से राइट टू प्राइवेसी का प्रावधान सामने आता है। फर्स्ट अमेंडमेंट जो है वो रिलेटेड है किससे, अभी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवाए थे पहले अभी, तो वहाँ पे बताया था कि जो फर्स्ट आपकी बात करें अमेंडमेंट है वो 1951 लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मेंबर्स इन एस्टीमेट कमेटी, तो एस्टीमेट कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आप कहोगे सर एस्टीमेट कमेटी में 30 मेंबर्स होते हैं, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इसमें से किस अमेंडमेंट या आर्टिकल को आपका ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। सिक्किम का फॉर्मेशन 36th अमेंडमेंट से हुआ, बट किस ईयर में हुआ ये आपको बताना है, तो 1989, 1909, 1971 या फिर 1975 में कब हुआ सिक्किम का फॉर्मेशन, तो आप कहोगे सर 1975 ही लग रहा है, और लग रहा है तो भाई वही मार दो, सही आंसर है, 36th अमेंडमेंट मनाई जाती है। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाइज द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ऑफ इंडिया, तो इस चीज़ की स्टडी करने के लिए मंडल कमीशन को लाया गया था, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपके सामने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी हैं, तो इसको आप आराम से पढ़िए कि जो ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है पब्लिक अकाउंट कमेटी कब आई, तो 1921 में आई। मेंबर्स कितने, तो 22 मेंबर्स। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स आप देख सकते हो एवरी ईयर होता है। ऑफिस का टर्म इनका जो है वो 1 साल का है, तो ये सब कुछ चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अगर कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज़ अ PAC is a committee of selected members of parliament constituted by the Parliament of India for the purposes of auditing the revenue and the expenditure of government of India। आगे बढ़ते हैं। डैश इज़ द मैन हु ब्रॉड द इंग्लिश लैंग्वेज एंड ब्रिटिश एजुकेशन टू इंडिया, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी, दैट इज़ लॉर्ड मकाले, ओके। आगे बढ़ते हैं। हिल्टन जन कमीशन इस्टेब्लिश्ड, तो हिल्टन जन कमीशन जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो आप कहोगे सर इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ऑप्शन ए RBI में, ओके। आगे बढ़ते हैं। अ प्रेसिडेंट कैन बी द प्रेसिडेंट फॉर हाउ मैनी टाइम्स, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम या फिर 4 टाइम, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा, एनी नंबर ऑफ टाइम इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रेसिडेंट जो है वो कितनी बार भी री इलेक्ट हो सकता है, कोई ऐसा फिक्स नंबर ऑफ टाइम नहीं है। आगे बढ़ते, बलवंत राय मेहता कमेटी जो है ये आपकी कब आई थी, तो आप कहोगे सर ये आई थी 1957 में, ओके। तो इसी के साथ हमारी क्लास जो है वो समाप्त होती है। आप यहाँ पे जो हमने ई बुक के बारे में बात की है उसको आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल रहा है। और
अगर फैमिली में नए हैं तो फैमिली को आप सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा सकते हो, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। फ्री प्लेलिस्ट भी बता दिया है, जगन्नाथ वाला भी बता दिया है, और जिसको भी जैसे भी तैयारी करनी है वो करे वैसे, लेकिन तैयारी तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करना पड़ेगा, बस ये याद रखिएगा।